प्रभात एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम अपनी करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने कल वाला सेशन ज़रूर देखा होगा और जो सवाल मैंने उस पर पूछा था उसका सही जवाब हाँ जी बिल्कुल विनोबा भावे जी का जो जिस मूवमेंट से वो जुड़े हुए हैं वो भूदान मूवमेंट ही था। तो कुछ लोगों ने मेंशन किया है कमेंट्स में, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो क्या एजेंडा होगा हमारा? हम शांति निकेतन को जो यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया और भारत की डिबेट क्या है इसके बारे में जानेंगे। और जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि रोज एक गवर्नमेंट स्कीम पढ़ा करेंगे, तो पीएम उज्ज्वला योजना का हाल ही में एक्सपेंशन किया गया है, उसका विस्तार किया गया है, तो उस बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही अफ्रीकन यूनियन को G20 की मीटिंग में G20 का मेंबर बनाया गया, तो उसके बारे में भी समझेंगे। देखिए ये जो आप सेशन देख रहे हैं इससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होगी, मेंस की भी तैयारी होगी, चाहे वो यूपीएससी की हो या स्टेट पीसीएस की हो। उसके अलावा बाकी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड थ्रू दिस सेशन। आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है शांति निकेतन को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाना। तो उससे रिलेटेड शांति निकेतन से जुड़े हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी हम जानते हैं। इनका एक फेमस कोट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन दैट मैन कैन लर्न फ्रॉम लाइफ इज नॉट दैट देयर इज पेन इन दिस वर्ल्ड बट दैट इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रांसम्यूट इट इनटू जॉय। ये कहते हैं कि ज़िंदगी में सीखने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि आप सिर्फ ये मान के ना बैठ जाइए कि इस दुनिया में बहुत दर्द है, बहुत पेन है, पर ये समझिए कि हाँ दर्द, पेन, मुश्किलें, ये सब चैलेंजेस ये तो हैं दुनिया में, बट उससे भी आगे हमारे लिए पॉसिबल है कि हम उन्हें खुशियों में तब्दील कर सकें, हम उन्हें सुख उनमें से ले सकें। तो जीवन को एक खुशी, आनंद के साथ जीना हमारी चॉइस होती है। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आ गया। कौन निकालता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट? यूनेस्को निकालता है। तो थोड़ा सा आप यूनेस्को के बारे में भी ज़रूर पढ़ें। अब ये कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका मतलब इससे पहले इंडिया में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी और शांति निकेतन 41st साइट है। क्या खास है शांति निकेतन के बारे में? देखिए इसे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, उन्होंने बनवाया था मेडिटेशन के लिए। एक आश्रम है ये, ठीक। और ये इसमें किस चीज़ों पर जोर दिया जाता है? जो मनुष्य की वैल्यूज़ होती हैं। और यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है। अपनी कलाकृतियों के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए और लैंडस्केप डिज़ाइनिंग के लिए शांति निकेतन फेमस है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का रहने का स्थान भी रहा काफ़ी समय तक, जहाँ वो ना सिर्फ रहे बट उन्होंने बहुत सारे अपनी जो कलाकृतियाँ हैं, जो लिखा है, लिटरेचर है, वो भी यहीं पर लिखा। उन्होंने यहाँ सॉन्ग्स भी लिखे, पोएम्स भी लिखे और नॉवेल्स भी लिखे। शांति निकेतन में आपको मैग्निफिसेंट स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, फ्रेस्को, जैसे दीवार पे जो पेंटिंग होती हैं, म्यूरल्स होती हैं, एंड द पेंटिंग्स दैट वर क्रिएटेड बाय एमिनेंट आर्टिस्ट लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राम किरकार, बिनो बिहारी मुखोपाध्याय, इन सब की भी पेंटिंग्स आपको शांति निकेतन में मिलेंगी। ऑल्सो शांति निकेतन में बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे बंगाली न्यू ईयर, रविंद्र जन्मोत्सव, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी, ये सब मनाए जाते हैं शांति निकेतन में। तो बहुत ज़्यादा कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए फेमस है शांति निकेतन। ये है शांति निकेतन की पिक्चर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ रहा करते थे और उन्होंने इसे स्कूल की तरह भी कन्वर्ट किया था। ये एक आश्रम है शांति निकेतन। तो चलिए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। देखिए जब भी कोई न्यूज़ होती है जो अखबारों में आती है तो उस न्यूज़ के पीछे की न्यूज़ भी जाननी होती है, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जैसे शांति निकेतन के बारे में बात चल रही है तो शांति निकेतन से सवाल पूछा जाए ऐसा कम चांस होते हैं, पर उनके पीछे कौन सी बड़ी पर्सनालिटी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो उनके बारे में सवाल पूछा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आइए देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन। 7 मई 1861 कलकत्ता में इनका जन्म हुआ एंड इन्हें बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी। ना सिर्फ ये एक पोएट थे बल्कि एक फिलोसफर, दार्शनिक भी थे, म्यूजिशियन भी थे, पेंटिंग भी करते थे, पढ़ाते भी थे और सामाजिक रिफॉर्म्स भी लेकर आते थे, सोशल रिफॉर्म्स भी लेके आते थे।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ना केवल पहले इंडियन थे बट पहले एशियन भी थे। एशिया से वो पहला इंसान जिसे नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। किस लिए मिला? गीतांजलि जो इनकी पोएम्स थी उसके लिए मिला। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस चीज़ को लिख लीजिए अपने नोट्स में, या जब आपको ये PDF प्रोवाइड की जाए टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ से आप इस चीज़ को हाईलाइट कर लें। पहले एशियन, फर्स्ट एशियन टू अचीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी फॉर सर्विसेज टू लिटरेचर 1915 में। पर ये नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी और उसका त्याग कर दिया। कब? ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1919 में जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ तो उससे ये इतने दुखी हुए कि इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार से उपाधि मिली हुई थी नाइटहुड की उसको वापस कर दिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा याद रखने हैं इनके बारे में। एक और चीज़, कितनी महान होगी वो शख्सियत जिसके लिखे हुए गाने दो देशों के राष्ट्रगान बने। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है और अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ये दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हिज लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड पोएम्स, तो एक कविताएं भी लिखते थे, छोटी कहानियाँ भी, नॉवेल्स भी, ऐसे भी और प्लेज भी लिखा करते थे। इनके नोटेबल वर्क्स में है दी होम एंड दी वर्ल्ड। अब UPSC या स्टेट PCS क्या करेंगे, वो आपको ये 4 ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे कि इनमें से कौन सी किताब रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उनके जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर वर्क है वो कौन सा है। ना सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, आप कोई भी पर्सनालिटी पढ़ते हैं तो उनके बारे में ये ज़रूर जान लीजिए कि इन्होंने क्या फेमस काम किया है, क्या चीज़ें इन्होंने लिखी है, क्योंकि UPSC उसी चीज़ पर फोकस करती है। तो गुरुदेव ने लिखा है द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, गीतांजलि, घरे बायरे, गोरा, मानसी, बालक, सोनार तोरी एंड कबूली वाला। ठीक है। फिर इनका एक फेमस सॉन्ग है एकला चालो रे, जो हम सब ने सुना होगा, तो ये भी इन्हीं की रचना है। हिज फिलॉसफी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, किस चीज़ पे जोर देते थे? मानवीयता पर, कि ह्यूमैनिज्म हो, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हो और नेचर और ह्यूमैनिटी के बीच में एक कनेक्शन हो। ये विचार है रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जी के। वापस से आते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे। तो यहाँ पर आपको इसमें अलग अलग साइट्स मिल जाएंगे। अब आपका काम क्या है, आप इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ किस किस राज्य के बच्चे यहाँ वीडियो देख रहे हैं। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य की 3 या कम से कम 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखें। आप अपने राज्य की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालयन नेशनल पार्क है, नंदा देवी, ताजमहल, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, फतेहपुर सीकरी, जंतर मंतर, केवलादेव नेशनल पार्क, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, रानी की वाव, चंपानेर, अजंता एलोरा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एलिफेंटा केव्स, वेस्टर्न घाट, गोवा की चर्चें, मोन्यूमेंट्स जो पट्टाडक्कल में है, हम्पी में जो मोन्यूमेंट्स है, महाबलीपुरम में जो मोन्यूमेंट्स है, किसने बनवाए हैं? पल्लवाज ने बनवाए हैं। ठीक। जो चोला टेम्पल है, चोलाज ने बनवाए हैं। कोणार्क सन टेम्पल है, सुंदरबंस, महाबोधि, माउंटेन रेलवेज जो दार्जिलिंग रेलवेज हैं, काजीरंगा, मानस, सांची स्तूप, खजुराहो के जो मोन्यूमेंट्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं जो भीमबेटका के। तो यहाँ पर, और अब शांति निकेतन, तो शांति निकेतन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होगी, एक तो सुंदरबंस है, एक दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज और तीसरा हो गया शांति निकेतन। MCQ में क्या पूछेंगे आपसे कि वेस्ट बंगाल हैज़ 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि वेस्ट बंगाल के पास अब 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस स्टेट के पास, किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। पहले तो अपने राज्य की 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में लिखें और फिर ये भी बताइए कि इंडिया में किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इंडिया और भारत की जो डिबेट हो रही है। ये डिबेट क्यों शुरू हुई? जब G20 में जो G20 के डेलीगेट्स आए हुए थे उनको इनवाइट करने के लिए एक इनविटेशन छपा और उस इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा लिखा होता था, तो इस बार लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहाँ से एक डिबेट उठी कि इंडिया की जगह भारत क्यों लिखा गया और क्या है ये इंडिया और भारत की डिबेट। आइए इसे समझते हैं।
देखिए दोनों ही शब्द, जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये आपसे एक एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भारत शब्द लिखा है या इंडिया। देखिए उसमें पहले ही आर्टिकल में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों ही वर्ड्स का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आर्टिकल में। अब फर्क क्या है, देखिए जो इंडिया शब्द है ना, इसका थोड़ा सा फॉरेन ओरिजिन है, ये बाहर के लोगों ने हमें ये शब्द दिया, जब इंडस वैली से रिलेटेड है ये शब्द, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे। तो जो हिंद है वो भी एक अरेबिक का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। दीज नेम्स वर हिस्टोरिकल यूज बाई आउटसाइडर्स, जो बाहर से लोग आते थे उन्होंने हमें ये नाम दिया। तो इंडिया नाम पड़ा इंडस पे, कि जो इंडस नदी के उस पार का क्षेत्र है उसको वो इंडिया बोलने लगे, इंडस के उस पार के क्षेत्र को इंडिया बोलने लगे, जो फॉरेन इन्वेडर्स हुआ करते थे। नाउ अफगान और मुगल रूल जब था तो हिंदुस्तान वर्ड यूज किया जाता था इंडिया के लिए। अब ये भी अरेबिक का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश जो थे वो इंडिया टर्म का यूज करते थे पूरे ही इंडिया को मेंशन करने के लिए। तो इंडिया जो शब्द है ना, देखिए इंडिया जो शब्द है इसकी एक ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, ये ज्योग्राफी की वजह से ये नाम पड़ा है। ज्योग्राफी क्यों, इंडस नदी से है, इंडिया नाम इंडस नदी से निकला है। पर जो भारत शब्द है ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक हिस्ट्री से है। इंडिया का लिंक ज्योग्राफी से है तो भारत का लिंक हिस्ट्री से है, क्योंकि एक भरत वंश के जो राजा थे, है ना, उनके नाम पे ये शब्द उनके नाम पर हमने अपने देश का नाम भारत रखा। द इंडियन रेनेसां फिर जब आई और कॉन्शियसनेस जगी लोगों में, तो उस टाइम हम अपने एंशियंट रूट्स की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो वैदिक काल में जब भारत एक किंग थे, उनके नाम पे ये नाम हुआ इंडिया का भारत। सो दे प्रेफर्ड द टर्म भारत, और उसकी अलग अलग भाषाओं में जो वेरिएशन है। अब इंडिया और भारत क्या दो ही नाम रहे हैं इस देश के? नहीं, अलग अलग नामों से जाना गया है। देखिए अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन एज में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंडिया को मेलुहा कहा जाता था। ये हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि ट्रेड करती थी, जो भारत है वो ट्रेड किया करता था मिडल ईस्ट के कंट्रीज से, जहाँ ओमान है ना, जिसको दिलमन बोला करते थे, बहरीन, राइट। तो जब वहाँ पे उस ट्रेड सील से और उस ट्रेड से हमें पता लगा कि इंडिया का नाम मेलुहा था। देन भारत, जो पुराण हैं हमारे आर्यंस के टाइम, आर्यन सिविलाइजेशन में जो पुराण लिखे गए उसमें भारतवर्ष या भारत शब्द का नाम दिया गया। देन आर्यव्रत, ये मनुस्मृति में है। आर्यव्रत मतलब वो जगह, वो ज़मीन जो आर्यंस ने जीती, जो आर्यंस ऑक्यूपाई करते हैं जिसको। फिर वैदिक टेक्स्ट में जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। अगर आप रामायण वगैरह देखेंगे तो वहाँ इंडिया को, भारत को बहुत बार जम्बू द्वीप बोला गया है। हिंद और हिंदुस्तान, ये शब्द अरेबिक पर्शियंस ने यूज़ किया, सिंधु नदी से जुड़ता हुआ, सिंधु से हिंदू है ना। और इंडिया जो है ये शब्द पहली बार ग्रीक्स ने यूज़ किया, ये इंडस नदी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको भारत की सभी नामों की हिस्ट्री थोड़ी सी पता लगी। तो ये जो टॉपिक है हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था कि हमें पता हो। जैसे अब MCQ क्या बनेगा कि मेलुहा वॉज द नेम रेफर्ड टू फॉर इंडिया ड्यूरिंग आर्यन सिविलाइजेशन। नहीं, आर्यंस के टाइम नहीं था, आर्यंस के टाइम क्या नाम है, आर्यव्रत है, या फिर भारत भी बोल सकते हैं। मेलुहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जो वैदिक टेक्स्ट हैं उसमें जम्बू द्वीप है। जो पर्शियंस हैं, आप बोल देंगे कि पर्शियंस ने इंडिया वर्ड यूज़ किया था, नहीं, इंडिया वर्ड ग्रीक्स ने यूज़ किया था। और जो हिंद है या हिंदुस्तान है, ये वर्ड पर्शियंस ने यूज़ किया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम रोज़ एक सरकार की स्कीम कर रहे हैं, तो आज जिस स्कीम पर हमारा ध्यान है वो है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के 2 फेजेस तो हम देख चुके हैं, अब तीसरा फेज भी इसका लॉन्च कर दिया गया है इस स्कीम का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है PM उज्ज्वला योजना। ये स्कीम लॉन्च करी गई है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा। तो पहले जब पहला फेज था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, तो एम ये था कि 8 करोड़ जो गरीब परिवार हैं, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार हैं, या फिर दलित्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उन तक
फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे, यानी उनको मुफ्त सिलेंडर दिया जाए, ठीक है। और जो एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर है हम देख रहे हैं कि साल दर साल ये बढ़ा ही है। तो 11,000 नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खुले हैं देश में। और जब पहली बार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फेज़ 1 था उसे 2016 में लॉन्च किया गया था। तो उसमें बोला गया गरीब परिवारों को आप एलपीजी कनेक्शन देंगे। फिर सेकेंड आई इसमें जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सेकेंड फेज था, तो उसमें एम किया गया कि हम मैक्सिमम बेनिफिट देंगे माइग्रेंट्स को जो दूसरे जगह से आए हैं और जो दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं, ताकि उनको मुश्किल ना हो एलपीजी कनेक्शन लेने में। तो अभी उन्हें सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि हाँ मुझे एलपीजी कनेक्शन चाहिए। तो अब आप इस जो स्कीम है उसके कुछ देख सकते हैं यहाँ पे फीचर्स। ये लार्जेस्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन इनिशिएटिव है और अब तक कितने लोग इससे लाभार्थी हो चुके हैं आप देखेंगे कि इससे 9.60 करोड़ लोग इसके बेनिफिशरीज हैं। इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है एलपीजी या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। तो एक तो जो घरों में धुआं उठता था पहले, जैसे ईंधन जलाया करते थे तो उससे जो धुआं होता था बच्चों को और महिलाओं को जो उससे नुकसान होता था वो नहीं होता है। उसके अलावा विमेन जो हैं, जो औरतें हैं, वो अब घर के और कामकाजों में या फिर बाहर भी जाकर और काम कर सकती हैं। अब उन्हें ये ईंधन इकट्ठा करने पर जोर नहीं देना पड़ता। इसके अलावा जो हेल्थ हैजार्ड्स थे, वुड या काउडंग, गोबर से बने, गोबर या लकड़ी का इस्तेमाल करते थे जब कुकिंग में, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ को नुकसान होते थे जो इस फ्यूल से नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है, स्वच्छ ईंधन है जो आपका एलपीजी है। फ्री एलपीजी कनेक्शंस हैं और क्लीन फ्यूल मिला है। देन women have been directly benefited from 8,000 करोड़ की इसकी एलोकेशन थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। अभी क्या किया है कैबिनेट ने, बोला है कि हम इसका तीसरा चरण लेकर आएंगे इस स्कीम का। तो थर्ड फेज एमसीक्यू में क्या आ जाएगा कि उज्ज्वला योजना का अभी दूसरा फेज चल रहा है, नहीं ये तीसरा फेज चल चुका है इस स्कीम का। और इसने विमेन को एम्पावरमेंट किया, ये बात तो हमने देख ली है। अब एलपीजी का इजी कनेक्शन हो गया है, इजी मिल जाता है सिलेंडर और दे डोंट हैव टू गो टू कलेक्ट फायरवुड या फिर और कोई फ्यूल। चलिए अभी देख लेते हैं ये जो एक्सटेंशन किया गया है इसमें क्या बात करी जा रही है कि 75 लाख एलपीजी कनेक्शंस रिलीज़ किए जाएंगे आने वाले 3 साल में। यानी अब अभी 2023-24 है तो 2025-26 तक, ठीक है, इन 3 साल के अंदर 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शंस को रिलीज़ किया जाएगा। कितना पैसा खर्च आएगा इस पे? 1650 करोड़ रुपए। कनेक्शंस अलग अलग रेट पे दिए जाएंगे, ठीक है, तो वो हमको ज़्यादा डिटेल्स उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी सरकार जब इतना प्रोवाइड कर रही है बीपीएल परिवारों को तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो बजट में भी एलोकेशंस होते हैं। कुछ सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स चलाए हैं एलपीजी की कवरेज को बढ़ाने के लिए। कमेंट सेक्शन में एलपीजी की फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है। तो एक इसमें स्कीम थी गिव इट अप, यानी जो समाज का आगे जो वर्ग है जिनके पास पैसा है तो उनसे फोर्स से नहीं बोला गया, पर उन लोगों को एनकरेज किया गया कि आप अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए। आपको सिलेंडर पे एलपीजी पे जो सब्सिडी मिला करती है तो आप तो उसके बिना भी काम चला लेंगे, आप उस सब्सिडी को छोड़ दीजिए। और इससे जो पैसा बच रहा था उसका इस्तेमाल किया गया इस योजना में। सब्सिडाइज्ड रेट पे एलपीजी सिलेंडर देने की जगह उन्हें, अच्छा फिर ये है पहल स्कीम, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। पहले बोला गया कि इस एलपीजी सिलेंडर्स को हम सब्सिडी रेट पे दे देंगे, बट उससे क्या हो सकता था कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी आ जाते जो बीपीएल में नहीं आते हैं और इससे करप्शन बढ़ सकता था। तो सरकार ने कहा कि आप मार्केट प्राइस पे सिलेंडर खरीदिए जिसको खरीदना है, उसके बाद जो सब्सिडी होगी उस पर वो हम आपके इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में डलवा देंगे। तो इससे क्या हो रहा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, इससे डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। उसके बाद कोविड-19 के टाइम में फ्री रिफिल स्कीम भी चलाई गई और मुफ्त में जो सिलेंडर हैं वो भरे गए अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इस तरीके से हमने देखी, पूरी तरह से हमने ये स्कीम कवर कर ली। कल भी हमने एक स्कीम की थी विश्वकर्मा स्कीम पढ़ी थी कल हमने, और आज हमने उज्ज्वला योजना करी है। तो हमारा एम है कि जैसे जैसे रोज़ हम करंट अफेयर्स लाएंगे आप एक एक स्कीम करते जाएं ताकि आखिर में आप पर जोर ना आए जब एग्ज़ाम नज़दीक आए और आपकी स्कीम्स अच्छे से कवर हो जाएं। तो एक स्कीम को जब हम डिटेल में करते हैं तो वह हमारे दिमाग में रहती है। चलिए एलपीजी की फुल फॉर्म ज़रूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में।
2 चीज़ें मैंने आपको बोल दी अब तक करने के लिए। एक तो एलपीजी की फुल फॉर्म बताइए, दूसरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आपके स्टेट में है, और ये भी बताइए कि अभी कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं भारत की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अगला, अब हम करेंगे एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की डिस्कशन। हम रोज़ एक स्कीम कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर के अच्छे एडिटोरियल के डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके अलावा 2 प्रीलिम्स बेस्ड करंट इवेंट्स के टॉपिक कवर कर रहे हैं। इस लेक्चर को हम और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं इस बेस पे कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या इस पिक्चर में एक ऐतिहासिक क्षण दिखाया गया है। G20 में पहली बार अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया और इसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जानते हैं, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया अखबार में और उसमें क्या लिखा गया है, तो आइए समझते हैं। आप इस एडिटोरियल को देखेंगे तो इसका फोकस तो अफ्रीकन यूनियन पर ज़्यादा है, पर हम इससे भी बड़ा जो इशू है उसको समझेंगे। देखिए, अफ्रीकन यूनियन 2002 में बना और इसमें अफ्रीका के ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं। तो अफ्रीकन यूनियन कहाँ पे है? इसके सेक्रेटेरिएट अदिस अबाबा में है। ठीक है, कहाँ है? अदिस अबाबा में है। एंड अब आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि ये शहर किस कंट्री में, किस अफ्रीकन कंट्री में है? अदिस अबाबा। ठीक है, तो जब इंडिया का रोल रहा है अफ्रीका को G20 में ऐड करवाने में या G20 का हिस्सा बनवाने में, तो इससे क्या फ़ायदा है? देखिए, इंडिया हमेशा साउथ साउथ सॉलिडारिटी पर फोकस करता है, तो इससे एक तो जो साउथ नेशंस हैं उनकी सॉलिडारिटी बढ़ेगी। उसके अलावा जो साउथ के इंडिया को विश्व गुरु की तरह देखा जा रहा है ना, तो विश्व गुरु का रोल यही है कि हम सभी देशों के आगे बढ़ने में उनका सहयोग करें। तो इस तरह अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होने के बावजूद भी उसको UNSC में परमानेंट सीट नहीं है। ठीक है, बाकी भी जो आप ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे उसमें बहुत पीछे रह जाता है अफ्रीका। तो भारत का ये जोर है कि अफ्रीका का विकास हो। और हमारा जो मॉडल है अफ्रीका के डेवलपमेंट को लेकर, वो चाइना के मॉडल से अलग है। चाइना क्या चाह रहा है? चाइना के लिए हम शब्द यूज़ कर सकते हैं डीप पॉकेट्स, है ना। डीप पॉकेट्स हैं चाइना के, और वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों पर पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, जिससे अफ्रीका के जो बहुत से देश हैं वो कर्ज के तले दबे जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, पर इंडिया का ऐसा मॉडल नहीं है। इंडिया चाह रहा है कि अफ्रीका और इंडिया की ग्रोथ दोनों की हो, तो इसके लिए अफ्रीका एशिया ग्रोथ कॉरिडोर भी है। ठीक है, अभी इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट है? इंडिया और जापान मिलकर अफ्रीका एशिया ग्रोथ कॉरिडोर को बढ़ा रहे हैं, उस मिशन को आगे लेकर जा रहे हैं। तो अफ्रीका का G20 में शामिल होना भारत के लिए भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब तक चाइना का प्रभाव बहुत ज़्यादा था अफ्रीका पर इस मीटिंग में G20 के बाद जो ये भारत की पहल रही है अफ्रीका को G20 का हिस्सा बनाने में, इससे इंडिया को डिप्लोमेटिक फ़ायदे भी होंगे। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक फ़ायदे हैं। इसके अलावा हमारा ट्रेड पर भी जोर है कि अफ्रीका के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो। साउथ सॉलिडारिटी पर हमारा जोर है, जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो उस चीज़ को भी फुलफ़िल करता है ये जो भारत का कदम है। और भारत हमेशा चाह रहा है कि उसके रिश्ते अफ्रीका के साथ आगे और मजबूत हों। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर अपना कंप्लीट करते हैं। हमने आज 4 बड़े इश्यूज डिस्कस करे। जो मैंने आपसे सवाल पूछे उनके ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। कल मैं देखती हूँ कि किस ने जवाब दिया और उसी हिसाब से हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो वेट करिए कल के सेशन का। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए प्रभात एग्जाम्स के साथ। धन्यवाद।